हाय एवरीवन, माई सेल्फ मन्नू कुमार सिंह। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो पहले यूनिट फर्स्ट से ही है। यूनिट फर्स्ट से ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, देखिए कार्बोहाइड्रेट से ही आपको प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रश्नों में देखें तो पहला प्रश्न कह रहा है रिड्यूसिंग शुगर एज, मतलब इनमें से क्या रिड्यूसिंग शुगर, मतलब रिड्यूसिंग शुगर विल बी, रिड्यूसिंग शुगर होगा। अगर देखा जाए तो प्रश्नों को अगर देखें तो इसमें ऑप्शन ए कहा गया है रिड्यूस फेहलिंग्स सोल्यूशन, बी कहा गया है रिड्यूस टॉलन रिएजेंट, डी सी कहा गया है आपका कि डू नॉट रिड्यूस फेहलिंग सोल्यूशन, और वो कहा गया बोथ। मतलब आपको पहले जानना आवश्यक कि रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर वे होते हैं जो आसानी से फेहलिंग विलयन तथा टॉलन विलयन से रिएक्ट कर सकते हैं अथवा रिड्यूस हो सकते हैं। अतः इस प्रश्न में आपका जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी, वो जो राइट आंसर होगा, जो डी होगा वो क्या होगा, राइट आंसर। तो एक बार समझिए, एक बार और आप लोगों से हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम क्लैरिफिकेशन करेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि दो सोल्यूशन विच कैन टेंडेंसी टू इजीली रिड्यूस विथ टॉलन रिएजेंट और फेहलिंग रिएजेंट या फेहलिंग विलयन, इट इज़ नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। सो आप सभी लोग जैसे देखे होंगे मोनोसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स वो सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है। हो सकता है ये प्रश्न आपको घुमा के पूछ दे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, तो उसमें से आपको छांटना रहेगा कि जो मोनोसेक्राइड होगा वही क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसी में एक प्रश्न बनता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो जो ये फेहलिंग विलयन और टॉलन विलयन से रिएक्ट ना करें वही क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी बड़े पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वे सब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न जिसकी प्रबल संभावना है परीक्षा में आने के लिए। दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिए। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है, देखिएगा, स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस। स्टार्च की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या देता है, स्टार्च गिव ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, नन ऑफ दिस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हम स्टार्च के अणु का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज का अणु देता है, मतलब जल अपघटन के द्वारा स्टार्च ग्लूकोज का अणु देता है। ठीक है, वैसे ही एक और प्रश्न आपके लिए है, आप बताइएगा। एक आपके लिए हम प्रश्न दे रहे हैं, आपको बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में कि अगर हम केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके हाइड्रोलिसिस द्वारा किन क्या क्या अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज इज अ। तो सुक्रोज देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के ही टाइप्स होते हैं क्या, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड। तो सुक्रोज क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड के अणुओं से मिलकर बना होता है। टू मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज। तो आपका जो ऑप्शन ए दिख रहा है डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड्स एंड ट्राइसेक्राइड्स, नन ऑफ दिस। देखिए मोनोसेक्राइड्स तो ये होगा नहीं, और बोले हैं कि मोनोसेक्राइड के दो अणु क्या होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं, अतः क्या कर देंगे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, डाइसेक्राइड्स। मतलब अगर हम क्लियर रूप से देखना चाहें तो कह सकते हैं कि इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डाइसेक्राइड्स। क्या होगा, डाइसेक्राइड्स इज अ राइट आंसर, डाइसेक्राइड इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि एक और इसमें प्रश्न बनता है, प्रश्न आपका ये बनता है, देखिए मैं जस्टिफाई कर दे रहा हूँ। प्रश्न आपका ये बनता है कि जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए सुक्रोज का जब जल अपघटन कराते हैं तो आपको ग्लूकोज के 1 मोल और फ्रक्टोज के 1 मोल प्राप्त होते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी उम्दा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। जब हम सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 1-1 मोल प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ही है, देख लीजिए। ये जो प्रश्न है आपका, ये अगले चैप्टर से है, जो क्या है, सल्फोनामाइड से है। किससे है, मतलब मेडिसिन से है।
देखिएगा इसमें मेडिसिन से जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें प्रश्न कह रहा है कि सल्फोनामाइड होता है। सल्फोनामाइड में अगर देखें तो सल्फोनामाइड का जो प्रवृत्ति होता है वो आपका करेक्ट आंसर हम सीधे बता रहे हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है। मतलब ये सल्फोनामाइड एक प्रकार का एमाइड क्या है, एमाइड कंटेनिंग ड्रग्स है जिसमें ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसी रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं इसे सल्फा ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सल्फा ड्रग्स। याद रखिएगा इससे ये भी प्रश्न बन सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज कॉमनली नोन एज सल्फा ड्रग्स। तो आप जानिएगा सल्फोनामाइड को ही क्या कहते हैं? सल्फा ड्रग्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने, ये भी आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री से ही है। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री से कह रहा है द एंटी फंगल एजेंट एंड द ड्रग्स एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो एंटी फंगल एजेंट होते हैं वो किसके इलाज के लिए प्रयोग किए जाते हैं? भाई इसी में आंसर छिपा हुआ है। एंटी फंगल मतलब फंजाई इन्फेक्शंस के लिए। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द एंटी फंगल एजेंट ट्रीटमेंट ऑफ फंगस इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रबल संभावना ये आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। यहाँ खाली स्थान कहा है इज मेड बाई एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब एसिटाइलेशन एक प्रक्रम है जिसमें सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड को मिला करके क्या बनाया जाता है? तो आप सभी ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। एस्पेरिन इज अ राइट आंसर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉर द फर्दर मोनोमर एज लाइक सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब बोथ को हम रिएक्ट कराएंगे तो मिलेगा कि आपको एस्पेरिन। एस्पेरिन से एक और प्रश्न बनता है आपका, एस्पेरिन से जो प्रश्न बनता है पूछता है कि एस्पेरिन किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये याद रखिएगा पेन रिलीवर है जो दर्दनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिस्पेरिन की गोली इसकी आती थी बाजार में। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, देंगे व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बच्चे बायो से होंगे उनके लिए भी ये है इम्पोर्टेंट, इसलिए क्योंकि बायो में भी इस टर्म को पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा न्यूक्लिक एसिड मतलब अगले चैप्टर से, न्यूक्लिक एसिड एक चैप्टर है उसी नाम से उसी यूनिट से है। उस यूनिट में आपको कहा गया है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। साइड से मतलब होता है शुगर। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि वैसा कंपोजिशन जिसमें क्या हो, शुगर के साथ साथ क्या हो, नाइट्रोजनस बेस हो, तो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। इस प्रश्न को एक तरीका और है पूछने का, मतलब ये जो राइट आंसर आपको दिख रहा है इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दे देगा प्यूरिन प्लस शुगर, या दे सकता है पिरिमिडीन प्लस शुगर, या इन सबको ना देकर क्या दे सकता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। याद रहे आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस परीक्षा के लिए, तो आप सब जानते ही होंगे। जहाँ टाइड की बात आए वहाँ तीन चीज़ होते हैं, तीन चीज़ जैसे क्या, शुगर प्लस आपका क्या हो जाएगा फास्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो याद रखिए कंपोजिशन देखिए बेस फास्फेट शुगर। तो यहाँ आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ऐसे, यहीं पे दिख रहा है बेस शुगर प्लस फास्फेट, मतलब आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपी। एएमपी का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए एएमपी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें हम देखेंगे इसका नाम क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन कहाँ है, क्या एडेनिन मिनी फास्फेट, उसका क्या है एल्डिहाइड मोनोफास्फेट, उसका क्या एल्कोहल मोनोफास्फेट, नन ऑफ दिस। देखिए इसका जो नाम होता है एडिनोसिन मोनोफास्फेट होता है, लास्ट में मतलब सीन लगा रहेगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट।
तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। डी ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए ये आखिरी प्रश्न होगा। 10वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए, बाकी इसी क्रम में आपको हम और प्रश्न प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, इसके मतलब 11वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे आपके अगले वीडियो में, जो बैक टू बैक आपके सामने आता जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में ये आखिरी प्रश्न होगा, आप इसे अच्छे से देखें, कमेंट करें जो प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए जो प्रश्न है सॉलिड स्टेट से है, किससे है, सॉलिड स्टेट से, अगले यूनिट से। देखिए कहा गया है कि फॉर द क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रेशियो, कहा गया एक्सियल रेशियो दिया गया है, A=B=C एंड द एक्सियल एंगल, मतलब पूछा गया है कि यदि A बराबर हो जाए B के बराबर हो जाए, मतलब पैरामीटर में देखेंगे तो एक क्यूब जो होता है, देखिए क्यूब बना देते हैं आपके सामने, एक क्यूब जो होता है, क्यूब देखिए एक क्यूब जो होता है, क्यूब ऐसे हो गया। ठीक है, अब इस क्यूब में देखेंगे तो वो जो यहाँ एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये कट रहा है ना, मतलब कह सकते हैं, मतलब बेसिकली इसको हटा देते हैं, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अगर हम कहें इसमें तो देखिए 3 ही प्रकार के इसमें एज दिख रहे हैं, एक ये और एक ये इसको बोलते हैं ABC। कहा गया कि ABC अगर बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, देखिए जब ABC बराबर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्यूब बनेगा, और क्यूब का जो कोण होता है कितना होता है, 90 डिग्री। देखिए ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है, जो इनके बीच बना है, मतलब ये B to A के बीच बना है, वो क्या होता है, गामा होता है। इन्हीं के रिस्पेक्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। अतः इसमें जो आपको राइट आंसर दिख रहा होगा, ऑप्शन बी दिख रहा होगा, ऑप्शन बी। ये ए नहीं सही होगा, बी नहीं सही होगा, सी नहीं, ऑप्शन बी को देखिए। कहा गया कि जो अल्फा कोण, बीटा कोण, गामा कोण है वो क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि अभी आपको हम बता के दिखा दिए। याद रखिएगा, क्रिस्टल सिस्टम का ये सबसे बेसिक पॉइंट है, जो हर साल इससे 2 या 3 प्रश्न रहेंगे, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। इसी के आगे सॉलिड स्टेट से ही अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न को बैक टू बैक हम आपको देते रहेंगे। 40 प्रश्नों का ये सीरीज होगा, जिसमें से 10 अभी देख लिए हम लोग, और अगले प्रश्नों का आप इंतज़ार करिए, जो आपको जल्द ही इस चैनल पे अपलोड किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।